Hello dear students, welcome back to part 3 of our chapter 2 Natural Resources and Sustainable Development। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है हमारा फैक्टर्स यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, किस तरीके से अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके हमने समझा था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे मेजर डिफरेंस है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का। यानी एनर्जी क्या होती है बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट हम बोल सकते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है। कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल्स जो है बच्चों वो तैयार रखे हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के लिए। डेफिनेटली मैं आपको उसका मीनिंग भी समझाऊंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ में। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज विच आर यूज्ड बाय पीपल राइट फ्रॉम दी ओल्डन डेज। यानी कि जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट पूरी तरीके से हुआ नहीं था तो पुराने दिनों से जो है हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ओल्डन डेज से ही कन्वेंशनल एनर्जी जो है रिसोर्सेज जो है बेसिकली उसको यूज़ कर रहे हैं। फायरवुड जो है सबसे पहला है, वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय पीपल, देन कोल वॉज इन्वेंटेड। पहले फायरवुड रहा है, हम आग जलाते थे राइट, तो पहले फायरवुड रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट रहा है हमारा वो रहा है हमारा कोल। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से इनको हमारे कन्वेंशनल रिसोर्स बोले जाते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकता है और भी कई तरीके की ऊर्जा है एनवायरनमेंट में जो बनती है, जो एनर्जीज फॉर्म होती है। बेसिकली तो बच्चों सबसे पहले क्या आया, फायरवुड आया, उसके बाद आया हमारा कोल, फिर आया हमारा मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। तो इस तरीके के ये जो रिसोर्सेज जो पुराने दिनों से यूज होते हुए आ रहे हैं वो है हमारे कन्वेंशनल हम ट्रेडिशनल बोल सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। 95% ऑफ वर्ल्ड्स कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए जो यूज होता है, तो पूरे दुनिया में 95% कमर्शियल एनर्जी कम्स फ्रॉम कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। यानी इन तीन चीज़ों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो एनर्जी जनरेट होती है वो है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, जो कि 95% जो है वो क्या होती है बेसिकली आती है या इन तीन चीज़ों से। Energy resources which cannot be compensated once these are used are termed as conventional energy sources। यानी वो एनर्जी जो कंपेंसेट नहीं की जा सकती है एक बार यूज हो जाने पर, यानी एक बार आपने यूज कर दिया उसके बाद अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, वापस उसको रीयूज नहीं कर सकते हो, तो दे आर नोन एज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। सबसे पहला आता है हमारा कोल, जो कि हमारा थर्मल पावर भी है। कोल इज अ मेजर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज एंड फर्न्स। जो कि किससे फॉर्म होता है, किससे बनता है बच्चों, ये बनता है हमारा ट्रीज की रिमेनिंग पोर्शन से और उसके फर्न्स यानी कि फॉसिल से। अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कब फॉर्म हुआ ये, 500 मिलियन सालों पहले। कोल इज लार्जली यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ हाउसेस। हीटिंग ऑफ हाउसेस के लिए कोल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। एज फ्यूल फॉर बॉयलर्स एंड स्टीम इंजन्स, यानी कि बॉयलर्स और स्टीम इंजन्स अगर आप देखो, अगर आपने मूवी देखी होगी शोले राइट, तो शोले में जो ट्रेन जो है वो स्टीम इंजन थी। जब वो लोग भाग रहे होते हैं, बेसिकली जो स्टार्टिंग के कुछ सीन है जिसमें वो पुलिस वाले को धोखा देकर जय और वीरू जो है हमारे वो भाग रहे होते हैं, तो ट्रेन की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसके अंदर कोयला जो है वो आग में और ज़्यादा डाला जाता है। तो वो जो एनर्जी जनरेट होती है बेसिकली वो हमारी स्टीम इंजन होती है ऐसी ट्रेन से। एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है थर्मल प्लांट्स के जरिए क्या हो सके, जनरेट हो सके। वर्ल्ड्स का 3/4 हिस्सा जो रिजर्व में है आर लोकेटेड इन यूएसए, देन वी हैव रशिया, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया। तो 3/4 हिस्सा जो है एनर्जी रिसोर्सेज का रिजर्व का बेसिकली कहाँ पर है, यूएसए में है, रशिया में है और ऑस्ट्रेलिया में है। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा चाइना, जो कि लीड करता है यानी पहली पोजीशन पे है, लीडर है वो किसमें, कोल के प्रोडक्शन में। तो चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल, फॉलोड बाय, ये आएगा हमारा सेकेंड नंबर पे यूएसए, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पे आएगा हमारा इंडिया। तो इस तरीके से क्या है, हमारे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स में सबसे पहले चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद में है हमारा इंडिया। और दैट इज़ हाउ वी डिवाइड। नेक्स्ट, ऑयल। लाइक कोल,
कोल की तरह ही पेट्रोलियम जो कि हमारे नेचुरल ऑयल अवेलेबल है इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल्सो डेड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द पास्ट। जो पुराने टाइम पर रहा करते थे, कौन? जो पुराने प्लांट्स थे, डेड एनिमल्स थे, उनके थ्रू हमने ये जो नेचुरल ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसको क्या किया? डिराइव किया है। पेट्रोलियम ऑकर्स बिलो द अर्थ्स क्रस्ट। बच्चों जो हमने अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट देखा था, वहाँ पर जो है पेट्रोलियम फॉर्म होता है। पेट्रोलियम इज़ अ कन्वीनियंट फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल इंजन्स। अब हमको अच्छे से पता है पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ किया जाता है। बेसिकली हमारी जो गाड़ी है वो पानी पर तो चलती नहीं है, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो पेट्रोलियम आर यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल इंजन्स के लिए चलती है, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ में, बॉयलर्स में काम आता है, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी कई बार काम आता है, व्हीकल्स में काम आता है, पेट्रोकेमिकल्स में काम आता है, एक्सेट्रा। Then we have Saudi Arabia alone possesses around 25% of total global reserves followed by Iraq and Iran। यानी कि सऊदी अरेबिया के इकलौते के पास जो है पूरे ग्लोबल का, अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिजर्व्स है हमारे पास पेट्रोलियम के, नेचुरल ऑयल एंड गैस के, तो बेसिकली उसका 25% जो है वो किसके पास है? कौन सी कंट्री के पास है? सऊदी अरेबिया के पास है। किसके पास है बच्चों? सऊदी अरेबिया के पास है। उसके बाद आते हैं हमारे इराक एंड ईरान, और फिर आते हैं हमारा यूएसए, मैक्सिको एंड रशिया। तो इस तरीके से ये एक ऐसा ग्लोबल रिजर्व्स है जो कि 25% जो है सऊदी अरेबिया के साथ साथ और भी दूसरी कंट्रीज़ है, यूएसए, मैक्सिको, ईरान, इराक, रशिया, इन सब के पास भी अवेलेबल है इनके रिजर्व्स। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल गैस। The gas in contact with the petroleum layer which flows naturally from oil wells is termed as natural gas। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है जो गैस कांटेक्ट में आती है पेट्रोलियम के लेयर के साथ में जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर है, और नेचुरली जो है उससे जो ऑयल वेल्स के अंदर जाकर मिलती है, तो उससे जो गैस फॉर्म होती है वो है हमारी नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस ऑकर्स ईदर विथ नेचुरल ऑयल, या तो नेचुरल ऑयल के साथ मिलने पर वो बनती है, या तो फिर इंडिपेंडेंटली वो फॉर्म होती है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड ऑकर्स इन रशिया। यानी रशिया में सबसे बड़ा क्या है? गैस फील्ड है। यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैस। अब हमारा जो कंट्री यूएसए है, ये जो है ये सबसे बड़ी क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है। यानी कि ऊर्जा, ये जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ी प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर, नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो है यूएसए। अब मैंने आप लोगों के समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है नेचुरल गैस प्रोडक्शन और उसकी डिलीवरी का। तो किस तरीके से नेचुरल गैस जो है उसका प्रोडक्शन होता है। ये हमारा गैस वेल है, यहाँ पर ऑयल एंड गैस का वेल है जिनका सेपरेशन होता है ऑयल और वाटर के थ्रू। उसके बाद ये हमारा गैस प्रोसेसिंग प्लांट है बच्चों, कंप्रेसर स्टेशन बनाया हुआ है। इस तरीके से फिर जाकर वो जो नेचुरल गैस है सारे प्रोसेस को होते हुए, पास करते हुए यहाँ पर एलएनजी स्टोरेज, और उसी के साथ साथ वो सप्लाई होती है। ये उनके कंज्यूमर्स होते हैं, यानी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, पेट्रोलियम पंप है उसके लिए यूज़ हो रही है, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, यहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है, यहाँ उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसके यूसेज के हिसाब से, और यहाँ कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर किया जाता है। तो ये एक डायग्राम है आपके रेफरेंस के लिए। फिर आता है हमारा 4th नंबर पे थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला आएगा हमारा थर्मल एनर्जी। In this energy, the heat energy is used by burning coal or oil to heat the water and generate steam। अब ये जो एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है बच्चों? ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है with the help of हीट एनर्जी भी बोला जाता है, जो कि यूज़ होती है बाय बर्निंग कोल। जब कोल को जलाया जाता है, ऑयल को जलाया जाता है, किसके लिए? पानी को गर्म करने के लिए और स्टीम को उसमें से जनरेट करने के लिए। When the steam is allowed to pass through narrow channel, it acquires great force। जब स्टीम को अलाउ किया जाता है एक बहुत ही नैरो चैनल के थ्रू, क्या होती है? ये जो स्टीम निकलती है बच्चों, ये स्टीम जो है वो निकल कर क्या हो रही है? यहाँ से पास हो रही है। इट एक्वायर्स ग्रेट फोर्स विच इज यूज टू रोटेट ह्यूज टर्बाइंस, जो कि टर्बाइंस को रोटेट करने में क्या करती है? मदद करती है विद द मैग्नेटिक फील्ड। किसके जरिए? मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। दिस गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और इससे जो ऊर्जा, जो एनर्जी पैदा होती है वो है हमारी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी।
दिस टाइप ऑफ एनर्जी हाउएवर क्रिएट्स प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन। बावजूद इसके कि ये जो स्टीम निकलती है, जैसे पानी गर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मल एनर्जी का, राइट, तो यहाँ पर हीट एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, पानी के अंदर से स्टीम निकल रहा है, स्टीम निकलते हुए एक नैरो चैनल के थ्रू जा रहा है, बड़े बड़े टर्बाइंस जो है उसको वो रोटेट करने का काम कर रहा है। अब टर्बाइंस रोटेट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद उससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैदा हो रही है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोरेज ऑफ कोल एंड ऑयल का प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रिस्क है। तो मेजर थर्मल पावर प्लांट्स जो लोकेट है वो कहाँ पर है, चाइना एंड जापान में। तो इन दो कंट्री में हमारे थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजियो। तो बेसिकली एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजियो का, जिसके थ्रू जब वो ट्रांसमिट होकर जाता है, एटॉम्स के साथ जाकर मिलता है, ऑल्टरेशन होता है, चेंजेस होता है, तो जाकर न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू जनरेट न्यूक्लियर पावर आर यूरेनियम एंड थोरियम। तो किन दो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए, यूरेनियम और थोरियम की ज़रूरत है। दीज मटेरियल्स आर रेयर एंड कॉस्टली। अब ये जो दो मटेरियल हम देख रहे हैं, यूरेनियम और थोरियम, ये क्या है बच्चों, ये रेयर है, यानी कि बहुत कम जगह पर मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है, बहुत ज़्यादा महंगे भी है। फ्रांस गेट्स 3/4 ऑफ इट्स पावर फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रांस जो है उसको जो हिस्सा मिलता है, उसको जो पावर मिलता है, 3/4 मिलता है उसको पावर। कहाँ से मिलता है उसको ये पावर, फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। किससे, न्यूक्लियर एनर्जी से। इसी के साथ साथ जो हमारा फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, इसको 1/4 हिस्सा जो है वो इस पावर का मिलता है। चाइना एंड इंडिया आर मेकिंग अ मासिव प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर का यूज़ कौन कर रहा है, वो है ये दो देश, चाइना और इंडिया। दे आर मेकिंग अ मैसिव प्रोग्रेस, यानी कि ह्यूज प्रोग्रेस कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर इज कलेक्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ बिग डैम। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा पानी के थ्रू जनरेट हो रही है, राइट बच्चों, हमने एक मूवी देखा होगा स्वदेश, अगर हमको याद होगा तो उसमें एक सीन था जहाँ पर शाहरुख खान ने कुछ ऐसा एक वाटर बॉडी थी जिसके अंदर गए थे और वहाँ जाकर कुछ उन्होंने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस लाए थे, जिसके थ्रू उन्होंने देखा कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा हो गई। तो क्योंकि वाटर के थ्रू पैदा हुई है, इसलिए वो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च करके एक बार उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर इज कलेक्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ बिग डैम। अब जो रिवर यानी कि नदी का पानी जो बहते जा रहा है, तो बहकर वो शहर के अंदर ना जाए, इसलिए कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए डैम्स जो है वो बनाए जाते हैं। अलाउड्स टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, ताकि एक हाइट के ऊपर से वो पानी जो है वो गिरता रहे। The blades of the turbine located in the dam move with the fast moving water and rotate the generator and produces electricity। अब ये जो वाटर बॉडीज के अंदर टर्बाइंस हमने जाकर फिट करके रखा है, जब वो मूव होता है फास्ट तो वो क्या करता है, वाटर को आगे बढ़ाते जाता है, जनरेटर जो है उसको रोटेट करता जाता है, जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर बच्चों हाइड्रो पावर के लिए जो लीडिंग कंट्रीज़ है वो है हमारे चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए, नॉर्वे। अब ये सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया हुआ है किसका, हमारे हाइड्रो पावर का। ओके, ये बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रिजर्वॉयर है। यहाँ पर बच्चों देखो एक टर्बाइन जो है हमने वो क्या कर रखा है, फिट कर रखा है, जो कि क्या करता है, पानी के बहाव को कहीं ना कहीं जाके कंट्रोल करता है। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ से जो है वो क्या जनरेट हो रही है, ये इलेक्ट्रिक पोल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होकर आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एग्जॉस्टेबल। अब जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है बच्चों वो तो एग्जॉस्ट हो सकती है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं इनकी लिमिट जो है एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, ये रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी एंड द इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर कॉजिंग अ रैपिड
डिप्लीशन इन देयर रिजर्व। लेकिन इसी के साथ साथ बोला जा रहा है एनर्जी की जो डिमांड बढ़ते जा रही है और उसी के साथ साथ उसका एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, जिस तरीके से जितने भी अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेस है उनका एक्सप्लॉयटेशन जिस तरीके से हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से रैपिड डिप्लीशन हो रहा है उनके रिजर्व्स में, यानी कि उनकी जो स्टॉक हमारे पास जमा है इन रिसोर्सेज के, उसमें क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि कमी जो है, कमी दर कमी जो है वो उसके अंदर आती जा रही है। Efforts are therefore being made to develop non-conventional energy resources which are non-exhaustible or renewable. So basically क्योंकि ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज कभी ना कभी तो ख़त्म होने वाले हैं, हमको अच्छे से पता है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा एक सब्सटीट्यूट ढूंढ के रखते हैं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग किस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो उनको हम ढूंढे जो कि कभी एग्जॉस्ट ना हो, जो नॉन एग्जॉस्टेबल हो, जो कभी ख़त्म ना हो और उसी के साथ साथ रिन्यूएबल भी हो सके, वापस से हम उनको रिन्यू जो है वो कर सके। अब इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आता है हमारा सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी हम सब जानते हैं जो सन से हमको मिलती है। सोलार एनर्जी इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन। ओके, अब क्योंकि ये सन है तो हम उसको सन का ही शेप दे देंगे। ओके, सो बेसिकली सोलार एनर्जी जो है वो कहाँ से डिराइव होती है, वो होती है सन से डिराइव थ्रू द फॉर्म ऑफ सोलार रेडिएशन। कौन से फॉर्म में, सोलार रेडिएशन के फॉर्म में। सोलार एनर्जी इज नॉन एग्जॉस्टेबल। सोलार एनर्जी जो है वो नॉन एग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होगी, पेरिनियल है, उसी के साथ साथ नॉन पोल्यूटिंग भी है, क्योंकि जो सन से रेडिएशन आ रहा है उसमें वो किसी तरीके से हमको पोल्यूट नहीं कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, और सबसे सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी, हमको सन को उसके लिए पैसे देने नहीं पड़ते हैं। सोलार एनर्जी इज यूज फॉर कुकिंग, यानी किस चीज़ के लिए उसका यूज़ हो सकता है, कुकिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, पावर जनरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ हो सकता है। नाउ दिस एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अब ये एनर्जी जो है वो कहाँ से ली जा सकती है, सोलार कुकर करके स्कूल में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, वो है सोलार कुकर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सोलार फोटोवोल्टाइक जिसको पीवी सेल्स भी बोला जाता है, उसी के साथ साथ है हमारा लास्ट में सोलार वाटर पम्प्स। चाइना और इंडिया, ये जो है ये दो कंट्री ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा जाने माने हैं किसके लिए, सोलार एनर्जी को डिराइव करने, उसका यूटिलाइज करने के लिए। तो ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत ही नामचीन कंट्रीज हैं सोलार पावर के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड इन द एरिया वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, यानी कि विंड एनर्जी उस एरिया में सबसे ज़्यादा हार्नेस यानी कि यूटिलाइज की जा सकती है जहाँ सबसे ज़्यादा हवा का तेज़ बहाव जो है वो रहता है। द एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय यूजिंग टर्बाइंस। अब ये जो एनर्जी है वो कैसे हम हार्नेस कर सकते हैं, कैसे खींच सकते हैं उसको अपनी तरफ, टर्बाइंस की मदद से खींच सकते हैं। एंड इज कॉल्ड एज विंड मिल। बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट हम स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हमको इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, बट सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस हम एकदम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो विंड मिल जो है जिसके बारे में हमने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हवा के तेज़ बहाव से क्या होता है, जो विंड मिल है वो क्या कर रहा है, एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहा है। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू जनरेट विंड एनर्जी, यानी ये विंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो होना चाहिए। अब चाइना इज द लीडिंग इंस्टॉल्ड विंड पावर, यानी कि विंड पावर को इंस्टॉल करने वाला चाइना सबसे पहला ऐसा देश है जिसकी विंड पावर कैपेसिटी जो है पूरी दुनिया में क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ यूएसए और इंडिया जो है ये भी किसके लिए जाने जाते हैं, ये भी जाने जाते हैं विंड एनर्जी की प्राप्ति के लिए। विंड की ऊर्जा जो है, हवाओं से जो ऊर्जा पैदा करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए चाइना, इंडिया और यूएसए जो है वो काफ़ी नामचीन कंट्रीज है। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया है, हाउ डज विंड एनर्जी वर्क। तो ये डायग्राम बच्चों आपके रेफरेंस के लिए है। सबसे पहले है विंड ब्लोज पास्ट टर्बाइंस रोटेटिंग देयर ब्लेड्स। तो यहाँ से क्या होता है, जो हवा आ रही है वो टर्बाइंस के जो ब्लेड्स हमको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, उसको क्या करती है, घुमाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। और गियर बॉक्स स्पिन्स अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो गियर बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू अप्रोप्रिएट वोल्टेज। अब क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी को एक वोल्टेज में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन देन बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड टू ग्रिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होकर क्या होती है, हाई वोल्टेज में जनरेट होकर क्या होती है, इस इलेक्ट्रिसिटी पोल में जाती है, और फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस या फिर हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरीके से विंड एनर्जी जो है वो काम करती है। नेक्स्ट है हमारा बायो एनर्जी। बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी डिराइव्ड बाय वेस्ट ऑफ वेरियस ह्यूमंस एंड नेचुरल एक्टिविटीज। तो जो वेस्ट होता है ह्यूमंस का और उसके साथ साथ जो नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बायोमास, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारा बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल नोन एज बायोगैस। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, गैसियस फ्यूल में, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस बायोगैस फ्यूल ऑल्सो नोन एज गोबर गैस, यानी कि बायोगैस फ्यूल जो इंडिया जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं गोबर गैस। नेक्स्ट है बायोमास ब्रिक्विटिंग, द प्रोसेस ऑफ डेंसिफाइंग लूज एग्रीकल्चरल वेस्ट इनटू अ सॉलिडिफाइड बायोमास। तो जो प्रोसेस है लूज एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, इसको किस में कन्वर्ट करना, सॉलिडिफाइड बायोमास में कन्वर्ट करना, विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, जो कि एक फ्यूल के लिए फ्यूल जैसा काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बायोमास ब्रिक्विटिंग। ब्रिक्विट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बायोकोल। तो ब्रिक्विटिंग का मतलब बायोकोल भी हो सकता है। कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स आर जूट स्टिक, जिससे जूट की स्टिक जो है वो बनाई जाती है, कॉफ़ी हस्क बनाए जाते हैं, आलमंड के शेल जो है वो उससे बनते हैं, टोबैको डस्ट बनते हैं, राइस बनता है, हस्क बनता है, बार्ले स्ट्रॉ बनता है। तो ये बायोमास ब्रिक्विटिंग के थ्रू, उसके प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बच्चों फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, बायोफ्यूल्स। बायोमास कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू लिक्विड फ्यूल्स। अब ये जो बायोफ्यूल्स है, उसमें बायोमास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए। द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स आर एथेनॉल एंड बायोडीजल। यानी इथेनॉल और बायोडीजल जो है, ये दो ऐसे टाइप के कॉमन फ्यूल्स है जो बनाए जाते हैं हमारे बायोफ्यूल्स में। एथेनॉल इज मेड बाय फॉर्मेंटिंग एनी बायोमास, यानी किसी भी बायोमास को सड़ाकर जो बनता है वो है हमारा एथेनॉल, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होता है, यानी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसा बायोमास जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उसको पूरी तरीके से फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करने के बाद जो उससे प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो है हमारा इथेनॉल। बायोडीजल जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स सच एज सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉर्न। इनसे जो एक्सट्रैक्ट होता है और जो रिफाइंड फ्यूल बनता है कैन अगेन बी बर्न्ड इनटू डीजल इंजन and buses. So that is how biofuels work. Next we have is geothermal energy. Now in some places naturally hot water comes out from the underground as a form of natural geysers. अब बच्चों कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर क्या होता है, अपने आप ज़मीन के अंदर से जो है वो, जैसे गीज़र का पानी गर्म होता है उसी तरीके से क्या है, वो नेचुरली ऐसा एक ग्राउंड बना हुआ है जहाँ से पानी जो है अपने आप गर्म जो है वो आता है। अगर आप लोगों को पता होगा, विरार के आगे एक फेमस जगह है जिसको व्रजेश्वरी बोला जाता है, वहाँ पर ऐसे पानी के कुंड होते हैं। बेसिकली लोग वहाँ जाते हैं ये सोचकर कि उसके पानी से ना हो तो बेसिकली अगर किसी तरीके की स्किन डिजीजेस कुछ है तो वो ठीक हो जाते हैं, जो कि एक रिलीजियस टाइप, कस्टम टाइप में भी मानना है और कुछ उनका साइंटिफिकली उन चीज़ों को मानना है। ठीक है, तो अब वहाँ पर ये जगह ऐसी है जहाँ पर ज़मीन से पानी जो है वो आता है और वो गर्म पानी जो है वो वहाँ से क्या होता है, प्रोड्यूस होकर आता है। ऑन द अदर साइड आर्टिफिशियली वी कैन ड्रिल अ होल अप टू द हॉट रॉक्स एंड बाय पुटिंग पाइप्स हॉट वाटर कैन बी मेड टू गश आउट। अब ये तो एक नेचुरल तरीका हो गया। क्या नेचुरल तरीका था, जो पानी अपने आप ज़मीन के अंदर से गर्म जो है वो आता है। अब दूसरा तरीका हमको बोलते हैं आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं, हम खुद ही एक खड्डा बनाएंगे ज़मीन के अंदर। कहाँ पर, जहाँ पर हॉट रॉक्स होते हैं और उसके अंदर पुटिंग पाइप्स ऑफ हॉट वाटर, पुटिंग पाइप्स जिसके अंदर हम पाइप डालेंगे और अपने आप वहाँ से हॉट वाटर जो है वो उसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, विच कैन हेल्प टू रन द टर्बाइन ऑफ अ जनरेटर। अब ये क्या करेगा,
जनरेटर का टरबाइन जो होता है ना, उसको क्या करेगा, चलाने में मदद करेगा, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वापस से रिपीट करती हूँ मैं, आर्टिफिशियल तरीका क्या है, ज़मीन के अंदर आप खड्डा करो, एक होल जो है वो ड्रिल करो, कहाँ पर, जहाँ पर हॉट रॉक्स होते हैं, वहाँ पर जब आप ड्रिल करोगे तो हॉट रॉक्स के अंदर जो पानी रहेगा वहाँ पर पाइपलाइन डालो, एक पाइप डाल दो, और उससे जो पानी बाहर आएगा वो क्या होगा, हॉट वाटर होगा। अब इसके लिए क्या करो, टर्बाइन्स फिट कर दो जो कि जनरेटर को चलाने का काम करेगा। उस जनरेटर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। इसे बच्चों हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अभी जियोथर्मल एनर्जी इज जनरेटेड इन यूएसए, इटाली, न्यूजीलैंड, मेक्सिको। इन इंडिया द पोटेंशियल जियोथर्मल प्रोविंसेस कैन प्रोड्यूस, यानी कि इंडिया में जो है बच्चों पोटेंशियल जियोथर्मल प्रोविंसेस कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10,600 मेगावाट ऑफ पावर, यानी इतने की पावर का इंडिया के अंदर क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। द प्रोस्पेक्टिव साइट्स इन इंडिया, अब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक है हमारी पूगा वैली जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, दूसरा है हमारा तातपानी जो कि छत्तीसगढ़ में है, मणिकरण है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बकरेश्वर है जो कि वेस्ट बंगाल में है, तुवा जो कि गुजरात में है, उसके साथ साथ उनाई एंड जलगांव है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जगहें हैं हमारी इंडिया के अंदर जहाँ से ये जियोथर्मल पावर या एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज अबाउट टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी समथिंग रिलेटेड टू योर टाइड्स एंड वाटर, राइट। अब टाइडल एनर्जी क्या होती है, जो ओशन के टाइड्स और वेव्स होते हैं बच्चों, जो समुद्र की लहरें होती है, कंटेन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखो नेचर में ही इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, सन से सोलार एनर्जी मिल रही है हमको, हवाओं से विंड एनर्जी मिल रही है हमको, जियोथर्मल एनर्जी जो नेचुरली कहीं पर अवेलेबल है, कहीं पर हम उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आता है हमारी टाइडल एनर्जी जो टाइड्स एंड वेव्स में ही क्या है, अवेलेबल है। तो इन टाइड्स और वेव्स के अंदर, इन लहरों के अंदर है ना बहुत सारी एनर्जी होती है दैट कैन बी हार्नेस्ड। अब इनका यूज़ किया जा सकता है क्या करने के लिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट हमको बोलता है हाई टाइड एंड लो टाइड, यानी कि हमको कई बार समुद्र में पता है हाई टाइड लो टाइड होता है जब पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है या कम हो जाता है। हाई टाइड एंड लो टाइड रेफर्स टू राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशन। The difference of certain meters between high and low tide is required to spin the turbine. अब ये जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है कुछ मीटर्स का, उसको क्या करना है, उसकी ज़रूरत है ताकि टर्बाइन को, जो टर्बाइन फिट है जिससे एनर्जी जनरेट होगी, उसको घुमाने के लिए वो उतने मीटर्स का डिफरेंस होना ज़रूरी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी सेंटर, अब सबसे बड़ा दुनिया का टाइडल एनर्जी सेंटर जो है वो बच्चों कहाँ पर लोकेटेड है, वो है हमारे फ्रांस में। टाइडल एनर्जी इज ऑल्सो डेवलप्ड इन यूएसए, रशिया, जापान, यूके, यानी कि फ्रांस में तो है ही लोकेटेड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल एनर्जी जो है वहाँ लोकेटेड है। उसके अलावा दूसरी जगह जहाँ पर है वो है यूएसए, रशिया, जापान एंड यूके में। तो इसके साथ बच्चों आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है, जो हमने देखा है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। कन्वेंशनल जो पुराने ज़माने से लोग जो है वो क्या करते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं, जो नेचुरली अवेलेबल प्रोडक्ट है लेकिन एग्जॉस्ट हो सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल वो तरीके हैं जो हमने ऑल्टरनेट ऑप्शंस बनाकर रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम नेचुरली जितनी चीज़ें हैं उन्हीं का यूज़ जो है वो करते हुए क्या कर रहे हैं, अपनी मदद के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बच्चों। इसी के साथ हमारे साथ आप बने रहिए आगे हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।